हेलो बच्चों, क्या हालचाल। हम पढ़ रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था सेकंड पीरियड के बारे में। हम पढ़ रहे थे पीरियड सेकंड के बारे में। पीरियड सेकंड जिसमें कौन कौन आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। ये एटॉमिक नंबर हो गया। अब हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, अगर इंक्रीज होते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयनाइजेशन एनर्जी के। यानी अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों? इसमें हमने सीधा सा एक एग्जांपल लिया था कि अगर मान लीजिए यहां पर ये एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 5। और यहां पर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 5। अब यहां पर एक एटम है जिसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6। तो प्रोटॉन्स के नंबर यहां पर ज्यादा हो गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा? ये प्रोटॉन नहीं चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के जाए, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसको आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से रिमूव हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो सीधी सिंपल सी बात थी, यहां पर 3 प्रोटॉन है या 4 है या 5 है, 6, 7, 8, यहां लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रहा है प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़नी चाहिए लेफ्ट टू राइट जाने पर। इस हिसाब से ट्रेंड क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी नियोन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की उसके बाद, ऑक्सीजन की उसके बाद, नाइट्रोजन की उसके बाद, कार्बन की उसके बाद, और बोरॉन, फिर बेरिलियम और लिथियम की सबसे कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी। होना तो ये चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया बच्चों, कुछ चेंजेस आए इसके अंदर। एक्सपेरिमेंटली जब साइंटिस्ट ने देखा, एक्सपेरिमेंटली या आप बोले इन रियलिटी, असलियत में क्या हुआ? होना तो ये चाहिए था जो आप कह रहे हो, न्यूक्लियर चार्ज जो आपने बात करी उस हिसाब से तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन इन रियलिटी में होता क्या है बच्चों? नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है वो हम बात करेंगे। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा हो जाती है, यानी बेरिलियम आगे आ जाता है और बोरॉन पीछे चले जाता है, या नाइट्रोजन आगे आ जाता है और ऑक्सीजन पीछे चले जाता है। अब इसका रीजन जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? तो रीजन बच्चों बहुत सीधा सिंपल सा है। हमने एक बात पढ़ी थी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, लाइक P3, D5 एंड F7, तो ये क्या होंगे? बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसको छोड़ के जाने का किसी का भी इरादा नहीं होता है। कोई भी एटम का अगर P3 या D5 या F7 इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन उस अवस्था को, उस स्टेट को छोड़ने के लिए राजी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ना ही देना चाहेगा और ना ही लेना चाहेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे अपन, और यहां पर ये वाली सिचुएशन आ गई, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से यहां पर क्या है? नाइट्रोजन का क्या होता है? P3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है बच्चों? P3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहां पर ऑक्सीजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? P4, 2p4। ठीक है,
तो यहां पर P4 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है इन कंपैरिजन टू P3, इसलिए नाइट्रोजन क्या होता है आगे आ जाता है और ऑक्सीजन पीछे चला जाता है। ठीक है, इसी तरह हम बेरिलियम और बोरॉन की बात करें तो यहां पर 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है बेरिलियम का, और बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1। अब बच्चों यहां पर देखो, फुल दूसरी कंडीशन क्या थी, फुल फील्ड ऑर्बिटल हो। फुल फील्ड ऑर्बिटल कैसे हो सकते हैं, s में कितने और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो s2 हो, या फिर p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 6, तो p6 हो, d में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 10 हो, d10, या f14 हो, 14 आ सकते हैं f में। तो ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है, इस कंडीशन को भी कोई भी एटम छोड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर देखो बेरिलियम जो है ना 2s2 है, s2 कंडीशन फुल फील्ड ऑर्बिटल है, जबकि यहां पर बोरॉन जो है वो 2p1 है, ना तो 2p1 है, ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, p3 तो है नहीं, यहां पर p6 भी नहीं है, तो फुल फील्ड भी नहीं है, हाफ फील्ड भी नहीं है, तो यहां पर इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। बेरिलियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि वहां पर 2s2 है। अब 2s2 है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी इन कंपैरिजन टू बेरिलियम। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑर्डर ये हो जाएगा, होना तो ये चाहिए था, हो क्या जाएगा, हो ये जाएगा नियोन की सबसे ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, और ऑक्सीजन पीछे चले जाएगा, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बोरॉन आना चाहिए था लेकिन वहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, कौन आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा, और उसके बाद आएगा बोरॉन पीछे चले जाएगा, और सबसे लास्ट में आ जाएगा लिथियम, सबसे कम अभी भी किसकी है, लिथियम की है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया ऐसा, और ये रियलिटी बिल्कुल सही था, ऐसा ही होना चाहिए, और इसका रीजन भी हमने बता दिया ऐसा क्यों है। ठीक है बच्चों, अब पीरियड थर्ड की बात करते हैं अपन। सेम यही चीज होगी पीरियड थर्ड में भी, देखिएगा आप, देखिए पीरियड थर्ड की बात करें हम, यहीं पर ही हम नीचे लिख देते हैं पीरियड थर्ड। तीसरे पीरियड की बात करें, लिथियम की जगह कौन आ जाएगा, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद कौन आएगा, फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, और उसके बाद आर्गन। ठीक है बच्चों, सेम वही ऊपर वाली कहानी यहां पर दोहराई जाएगी। बेरिलियम जो था वो बोरॉन से आगे आ गया था, तो यहां पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से आगे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसका 3s2 कॉन्फ़िगरेशन होगा और यहां पर 3s2 3p1 कॉन्फ़िगरेशन होगा एल्यूमिनियम का, तो 3s2 ज्यादा स्टेबल है इसलिए वो आगे आ जाएगा, उससे एनर्जी उसको ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसी तरह हम होना तो ये चाहिए था, जैसे पहले भी हमने बताया, सोडियम ऑर्गन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उसके बाद, सल्फर की उसके बाद, फॉस्फोरस से उससे कम, सिलिकॉन की उससे कम, एल्यूमिनियम की उससे कम, सोडियम की सबसे कम। होना तो ये चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की जगह आ जाएगा, जैसे कि यहाँ बेरिलियम बोरॉन की जगह आ गया था। इसी तरह यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह आ गया था, यहां पर क्या होगा, थर्ड पीरियड में फॉस्फोरस सल्फर की जगह आ जाएगा। बस, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ये हो जाएगा, ये तो क्या था, एक्सपेक्टेड, ये हम सोच के चल रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन इन रियलिटी हुआ क्या, इन रियलिटी होगा ये, आर्गन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर पीछे आ गया, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद मैग्नीशियम आगे आ गया, और एल्यूमिनियम पीछे चला गया, उसके बाद बच्चों सोडियम सबसे कम। ठीक है, इन रियलिटी ये वाला होगा सही। ये थर्ड पीरियड की बात कर ली हमने। अच्छा, आप ये एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक ही एटम को जंप करवाना अपन को, ये नहीं कि नाइट्रोजन की हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो नाइट्रोजन की
क्लोरीन से भी ज्यादा हो जाएगी या नियोन से भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है कि यहां पर फ्लोरीन के आगे अपन रख दें नाइट्रोजन को, या सल्फर को, फॉस्फोरस को हम रख दें क्लोरीन के आगे। सिर्फ एक ही के आगे बढ़ाना है, एक ही स्टेप बढ़ाना है। अगर फॉस्फोरस है तो वो सल्फर से आगे आ जाएगा, अगर नाइट्रोजन है तो वो ऑक्सीजन से आगे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक ही स्टेप बढ़ाना है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अब बात करते हैं अपन पीरियड सॉरी ग्रुप की बात कर लेते हैं एक बार। ग्रुप्स में कैसा क्या ट्रेंड रहेगा। अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें, ग्रुप फर्स्ट की, तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। नीचे फ्रेंशियम भी आता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर, अप टू डाउन जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर या अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। अब साइज क्यों इंक्रीज होता है ये भी जान लीजिए। यहां पर एक शेल थी बच्चों, ठीक है, यहां लिथियम 2 शेल हो गई, और नीचे आए सोडियम में तीसरे पीरियड का ये, तो यहां पर 3 शेल बन गई, साइज बढ़ा देख रहे हो आप। पोटेशियम आए, पोटेशियम में कितनी हो गई 4, 1 2 3 और ये 4, ये पोटेशियम। और रुबिडियम और सीजियम उससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो जैसे अप टू डाउन जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है। साइज क्यों बढ़ रहा है, अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज, वाई, बिकॉज, क्योंकि, है ना, बिकॉज, क्योंकि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, कक्षकों की संख्या बढ़ रही है बच्चों। क्या हो रही है, कक्षकों की संख्या बढ़ रही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते चलेंगे हम, जिससे ना तो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो ना इंग्लिश मीडियम वालों को। ठीक है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है या कक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है अप टू डाउन जाने पर, तो साइज बढ़ता जा रहा है। अब हमने एक बात पढ़ी थी, अगर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ऐसा क्यों होगा ये भी समझ लो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आप पार्क में गए, एक मोटा व्यक्ति, एक मोटा आदमी एक बेंच पे बैठा हुआ है, तो आपके दोस्त ने कहा 100 रुपए दूंगा इसको हाथ टच कर गया। आप उसको हाथ टच करने जाओगे, फट से भाग के आ जाओगे, जब तक वो खड़ा होगा आपको पकड़ने के लिए आप भाग के आ जाओगे। जबकि एक क्योंकि मोटा आदमी अनहेल्दी होता है, उसको अपने आप को संभालने में, उठने में, थोड़ा बैठने में थोड़ा तकलीफ होती है। जबकि आप एक यंग फिटनेस यानी बहुत अच्छा हेल्दी एकदम पतले दुबले आदमी बैठा हुआ एक बेंच पे, आप उसको आपके दोस्त ने कहा कि हाथ टच कर गया, तो आप हाथ टच करने जाओगे आपको पकड़ लेगा वो। इसी तरह यहां होता है बच्चों, बड़ा आदमी जो है ना, जो बड़ा साइज है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। क्यों, क्योंकि वहां पर एट्रैक्शन कम है। क्यों एट्रैक्शन कम है, क्योंकि यहां पर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इतनी दूर है और ये न्यूक्लियस इतना, न्यूक्लियस अंदर है बहुत और इलेक्ट्रॉन बहुत बाहर है, तो वहां पर एट्रैक्शन कम है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन, मोटे आदमी से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। जबकि पतला आदमी जो है वो यहां पर न्यूक्लियस है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो एट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो साइज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना अच्छा होगा और इजी होगा। तो यहां पर हम अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें तो क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की होगी, उसके बाद लिथियम की होगी, उसके बाद सोडियम की होगी, उसके बाद पोटेशियम की, उसके बाद रुबिडियम और सबसे कम सीजियम। और सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होती है। ये बात याद रखना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए नीट में या जेईई मेंस में कि लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल हैज, किसके पास होती है, सीजियम के पास। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक है बच्चों। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, हीलियम की, वो भी हम बता चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और क्यों होती है वो भी बता चुके हैं, लास्ट लेक्चर देख लेना, ठीक है, याद से।
तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अप टू डाउन जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। जैसे नीचे नीचे आ रहे हैं, सीजियम की कम है, रूबिडियम की उससे ज्यादा है, पोटेशियम की उससे ज्यादा है, यानी उल्टा कर लो, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। जैसे नीचे से ऊपर गए, सीजियम से रूबिडियम गए, बड़ी आयनाइजेशन एनर्जी, पोटेशियम के गए, पोटेशियम पे गए तो और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, सोडियम पे गए तो और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, लिथियम पे गए तो और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, और हाइड्रोजन पे गए तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। इसी तरह अगर सेकेंड पीरियड की बात करें, अगर पीरियड सेकेंड सॉरी ग्रुप सेकेंड की बात करें अपन, ये अपन यहां लिखे रहने देते हैं, और यहां पर हो जाएगा ये, इसको हटा देते हैं। ग्रुप सेकंड, ग्रुप सेकंड में कौन कौन आ जाएगा बच्चों? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या देखा है, अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ग्रुप। ठीक है, ग्रुप सेकंड सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की होगी, उसके बाद सबसे ऊपर है बेरिलियम तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद मैग्नीशियम की होगी, उसके बाद कैल्शियम की होगी, स्ट्रोंशियम की होगी, उसके बाद बेरियम की होगी। ठीक है बच्चों, नीचे आते आते क्या हो रही है? कम होती जा रही है। अब इसी में एक एक्सेप्शनल केस है ग्रुप 13, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। अच्छा, होना ये, अब ये बात जैसे पीरियड में हमने पढ़ा कि एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी, क्या होना चाहिए था, हो क्या रहा है रियलिटी में, तो वैसे ही यहां पर ग्रुप में होना क्या चाहिए? अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, तो साइज इंक्रीज होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, है ना बच्चों? होना ये चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप 13 की बात करें अपन, ग्रुप 13 कौन कौन आता है? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये आता है। इनको कैसे याद करते हैं अपन? न्यूमेरिक्स कैसा होता है? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है बच्चों, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। दिस इज बोरोन, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज गैलियम, इंडियम, देन थैलियम। ठीक है, तो जो हमने बात करी कि साइज इंक्रीज हो रहा है अप टू डाउन जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की होनी चाहिए, उसके बाद एल्यूमिनियम की, उसके बाद बच्चों गैलियम की, सीधे सिंपल से इंडियम की, उसके बाद थैलियम की। ये सीधी सिंपल सी बात थी, ऐसा होना चाहिए था, यह था एक्सपेक्टेड। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन आ जाता है बच्चों। यहां होता क्या है, रियल में, उसके बाद उसकी बारे में बात करेंगे अपन। यहां पर असल में होता क्या है, देखिए इसको 1 2 3 4 और ये 5 नंबर काउंट कर लेते हैं अप टू डाउन जाने पर। ओके, तो बच्चों होता क्या है यहां पर? इन रियलिटी होना ये चाहिए था, लेकिन होता ये है, बोरोन सबसे ज्यादा, उसके बाद थैलियम, ठीक है, उसके बाद गैलियम, उसके बाद सॉरी इसके बाद एल्यूमिनियम, देन इंडियम। होना ये चाहिए था, ऊपर वाला एक्सपेक्टेड था, हो ये जाता है। इसका रीजन क्या है? बोरोन के बाद थैलियम क्यों आ रहा है? थैलियम तो सबसे कम होनी चाहिए थी, साइज सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी सबसे सेकंड लास्ट कैसे हो गई, इतनी ज्यादा कैसे हो गई? गैलियम इधर आना चाहिए था, एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए थी क्योंकि साइज बड़ा है, लेकिन एल्यूमिनियम से ज्यादा कैसे हो गई? तो आप इसको पहले तो इसको ये ऑर्डर होता है एक्चुअल में, रियलिटी में, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो
1 5 3 2 4 15,324। ये नंबर याद रखना आपको, 15,324। ये इजीली आपको एग्जाम में जो है याद रहेगा, इस वजह से मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। 15,324, ठीक है। वहां पर तो आप ऐसे रीजन निकालने नहीं बैठोगे, वहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई ऑर्डर बताओ। 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये दे देगा वो बोरोन थे, बोरोन इज इक्वल टू एल्यूमिनियम, गैलियम इज इक्वल टू इंडियम इज इक्वल टू थेलियम, ये दे देगा। और चौथा ये दे देगा वो थेलियम सबसे ज्यादा, इंडियम उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद बोरोन। अब बताओ चारों में से कौन सा सही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा, तो आपको 15,324 ये नंबर याद रखना है, जिससे आप इजीली चंद सेकंडों में आंसर निकाल सके। तो हुआ क्यों, अब ये समझते हैं अपन। ये ऐसा होता इसलिए बच्चों, हमने लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, वो आप जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मोइन्स रिएक्शन रूम है ना, केमिस्ट्री वाला, तो आप समझ जाओगे फिर लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इस यहां पर होता क्या है बच्चों, थेलियम जो होता है ना, थेलियम आता है लेंथोनाइट सीरीज के बाद आता है। लेंथोनाइट सीरीज कहां से कहां तक होती है, 58 से 71 तक। तो यहां पर क्या होता है, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब मैं इसको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आप वहां जाके लेक्चर में देख सकते हैं। तो यहां पर सीधा सिंपल सा आंसर है कि यहां पर थेलियम में क्या होता है, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से थेलियम का साइज क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। साइज कैसे हो जाता है, डिक्रीज, मतलब बहुत छोटा हो जाता है, छोटा साइज हो जाता है। छोटा साइज होने की वजह से क्या होता है, जब छोटा साइज हो जाएगा, तो हमने क्या पढ़ा था, जब साइज छोटा होगा, यहां पर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब साइज छोटा होगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है यहां पर, ठीक है। इस वजह से यहां पर थेलियम जो है बोरोन के बाद आ जाता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। और गैलियम क्यों आया, गैलियम क्यों आया, क्योंकि यहां पर होता है, यहां पर तो कोई लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन यहां पर होता है बच्चों ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये आता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बाद। किसके बाद आता है ये, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बाद। समझ रहे हो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बाद आता है, तो डी ब्लॉक में क्या होता है, ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से गैलियम क्या हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है, और क्या होता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, एल्यूमिनियम से आगे आ जाता है वो। फिर एल्यूमिनियम और इंडियम का साइज में कोई इश्यू नहीं होता है, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होता है, इसलिए इंडियम जो है वो पीछे ही रहता है। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम की होती है, क्योंकि साइज सबसे बड़ा इंडियम का रहता है यहां पर। बोरोन ये याद रखना आपको, 15,324 या 15,324, बोरोन, थेलियम, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, ठीक है। अब ग्रुप 14 की बात करते हैं अपन। ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 में कौन कौन आता है बच्चों, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, लेड। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, अगर हम देखें अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता है। क्यों होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। तो अगर साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए थी। तो एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड ये था, हम सोच ये रहे थे कि कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है ये, कार्बन की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वो सबसे ऊपर है, सिलिकॉन की उससे कम होगी, जर्मेनियम की उससे कम होगी, टिन की उससे भी कम होगी, और लेड की सबसे कम होगी क्योंकि वो सबसे नीचे आ रहा है ग्रुप में, उसका साइज बड़ा होना चाहिए और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन इन रियलिटी होता क्या है बच्चों, अगर इन रियलिटी हम देखें, इन रियलिटी कॉन्सेप्ट पे जाइए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। किसी से भी पढ़ो, आप कहीं भी जाओ, किसी से भी पढ़ो, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप मेरे से ही पढ़ो,
बहुत अच्छे अच्छे रेस्पेक्टेड टीचर हैं, उनसे भी पढ़ो। जहां आपका दिल लगता है, जहां आपको समझ में आता है, वहां आप पढ़ो। जहां पर आपको फील आता है कि हाँ यहां समझ में आ रहा है, मेरे दिमाग में बैठ रही है चीजें, तो वहां से आप पढ़ो। कहीं कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हो ना। इन रियलिटी में होगा क्या, इन रियलिटी में होगा ये कि कार्बन की तो सबसे ज्यादा होगी, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा, जर्मेनियम की उससे भी उससे कम होगी। यहां पर लेड आगे आ जाएगा और टिन क्या है पीछे चला जाएगा। इसके पीछे वही रीजन है बच्चों। यहां तक तो जर्मेनियम तक तो सेम रहेगा ट्रेंड, कार्बन की ज्यादा, फिर सिलिकॉन की, फिर उससे कम जर्मेनियम की। टिन की होनी चाहिए थी लेड से ज्यादा, लेकिन लेड की ज्यादा हो जाती है टिन से। इसका रीजन क्या है, रीजन वही है बच्चों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां पर पाया जा रहा है, ये लेड में। लेड जो है लेंथेनॉइड सीरीज के बाद आता है, उसमें क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसका साइज छोटा हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू टिन। यहां पर ग्रुप्स की बातें भी हो गई। अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत शानदार, मजा आने वाला है। हम पढ़ेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सक्सेसिव। और नोट्स अच्छे से बनाइएगा, आपकी नोट्स बहुत शॉर्ट नोट्स बनाएं और उनको बहुत प्रॉपर मैनर में जो है आप सेट करें। ऐसा सेट करें कि आप दोबारा पढ़ें तो आपको अच्छा लगे। अगर आप दोबारा पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है उन नोट्स को, तो आप बेकार है, कोई मतलब नहीं है। दोबारा ऐसा नोट्स बनाइए, ऐसे नहीं रफली बना रहे हैं, अनसेंट लिखते जा रहे हैं, ऐसा खूबसूरती से बनाइए ताकि आपको दोबारा खुद पढ़ने में मजा आए। तो नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप लास्ट के 3 मंथ्स में जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो उन नोट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नजर आती है। आप रिवीजन नहीं कर पाओगे अगर आपका नोट्स अच्छे नहीं है। तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं, प्रॉपर सिंसियरली तरीके से। हम पढ़ रहे हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, एक के बाद एक सक्सेसिव, मतलब सक्सेसिव पाथ, मतलब एक के बाद एक जो सक्सेसिव पाथ है, मतलब एक के बाद प्रारंभिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, है ना, सेकंड, फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे जो पाथ एक के बाद एक चलता जा रहा है उसे ही क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। मान लीजिए एक एटम है एम, ठीक है, एक एटम है एम, इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं। मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, निकाल लिया। तो यहां पर क्या देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और यहां पर क्या बनेगा, M+। अब मैं चाहता हूं कि इस M+ में से एक और इलेक्ट्रॉन मैं निकाल लूं, तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी इसके बराबर होगी जो पहले दी थी? नहीं बच्चों, ये बराबर नहीं होगी। यहां पर इसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कहेंगे अपन और इसको सेकंड। क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दी थी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड देंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, M+2। ठीक है बच्चों, अब मैं चाह रहा हूं इस M+2 में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूं। एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया हमने, माइनस कर दिया। अब यहां पर कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, और क्या बन जाएगा, M+3। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक बात बताएं आप, इन ऑप्शन में से क्या सही है? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, सेकंड ionization energy third is greater than ionization energy second, ionization energy second is greater than ionization energy first. Third option, ionization energy first is equal to ionization energy second is equal to ionization energy third. ठीक है बच्चों, और लास्ट ऑप्शन ये है
कि आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये आया हुआ है नीट 2017 का क्वेश्चन है ये, नीट 2017 का क्वेश्चन है ये, एज इट इज ऐसा दिया हुआ है एक, और पूरा ये ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है और ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन सा सही ऑप्शन है ये अपन को चूज करना है। बताइए आप कौन सा सही ऑप्शन है? कुछ आ रहा दिमाग में? फर्स्ट कितने लोग कह रहे हैं फर्स्ट सही है? कितने लोग कह रहे हैं? हाथ ऊपर करें। कितने लोग कह रहे हैं सेकंड सही है? कितने लोग कह रहे हैं सेकंड सही है? और कितने लोगों को लग रहा है कि थर्ड ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही होगा इसमें? मैंने आपको अभी बता भी दिया था ये थर्ड ऑप्शन तो कतई सही नहीं होगा। चलो मैंने एक ऑप्शन काट दिया, अब 3 ऑप्शन बचे, अब तीनों में से आंसर बताओ कौन सा सही है। बच्चों यहां पर हम बताते हैं कि ऑप्शन यहां पर सेकंड सही होगा हमेशा, इसके लिए नहीं, ऑलवेज। आपको सक्सेसिव एनर्जी जब भी मिल जाए हमेशा ये सही होगा सेकंड ऑप्शन। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, समझिएगा। ये एम एटम था, एम एटम था, मान लीजिए इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 2, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2। या मान लीजिए, सॉरी, इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाऊं, देखिए आप सुनिएगा। मान लीजिए आप इधर देखिए, मान लीजिए आप कैंटीन गए, कैंटीन से 5 समोसे लेके आए। कितने? 5 समोसे। कैंटीन से कितने समोसे लेके आए? 5। जैसे कैंटीन के बाहर आए, आपके हाथ में कितने हैं? 5 समोसे हैं। आपका एक दोस्त भागते हुए आया, आपसे एक समोसा छीन के भाग गया। दूसरा दोस्त आया इधर से, एक समोसा छीन के भाग गया। तीसरा दोस्त आया, वो एक समोसा छीन के भाग गया। अब आपके हाथ में कितने समोसे बचे? 3 तो ले गए, 2 समोसे बचे। अब दोनों समोसे आप दोनों हाथों में मजबूती से थाम लेंगे, एक समोसा इस हाथ में, एक समोसा इस हाथ में। अब कोई भाग के आएगा आपसे समोसा लेने, तो आपसे छीन पाएगा वो समोसा? नहीं छीन पाएगा। पहले आपकी बॉन्डिंग कम थी, समोसों के साथ बॉन्डिंग कम थी, आप दोनों हाथ में फैलाए हुए थे और समोसे 5 यूं रखे हुए थे आपके हाथ में, लोग आए छीन के ले गए। अब 2 ही समोसे बचे हैं, एक समोसा इस हाथ में आ गया, एक इस हाथ में आ गया। बॉन्डिंग मजबूत हो गई आपके हाथों और समोसों के बीच में। अब आपसे कोई छीन के नहीं ले जा सकता ये। इसी तरह मेरे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स। और ये समोसे क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स। समोसे और हाथ के बीच में जो अट्रैक्शन है वही प्रोटॉन्स और किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिलेशन है, वही अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में। अब आपके पास यहां पर मान लीजिए इस एटम के पास कितने? 5। इस एटम के 5, इसके एटम के पास में 5 क्या है? प्रोटॉन्स हैं, और 5 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक बंदा आया भागते हुए, उसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से छीन के ले गया। अब यार अब क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने हैं? 5। इलेक्ट्रॉन कम हो गए 4। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? पॉजिटिव अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। प्रोटॉन्स का क्या है? पॉजिटिव अट्रैक्शन है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब ये प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इतना खींचेंगे कि ये बाहर जा ना पाए। अब दूसरा आया, वो एक और इलेक्ट्रॉन ले गया। अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 3। और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन्स का और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे। अब 3 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं और प्रोटॉन्स 5 हो चुके हैं। प्रोटॉन्स मेजोरिटी में है, तो जो मेजोरिटी में होता है उसी की चलती है। अब ये प्रोटॉन्स अब इनकी चलेगी क्योंकि ये मेजोरिटी में, और ये नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाए। अब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना आएगा तो ये तो छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एक और इलेक्ट्रॉन ले गया, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देके एक और इलेक्ट्रॉन ले गया, और बचे कितने? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, प्रोटॉन 5 हो चुके हैं।
तो दो इलेक्ट्रॉनों पर ये इतना दबाव लगा देंगे, प्रोटॉन इतना अट्रैक्शन लगा देंगे कि आप किसी का बाप नहीं ले जा सकता यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी कितनी ज्यादा कर दो। तो यहां पर हमेशा याद रखना आप कि यहां पर हमने M से M+ बनाया तो ये इजी था, एक न्यूट्रल एटम से M+ बना दिया, ये इजी है। लेकिन M+ से M+2 बनाना ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उस पर पहले पॉजिटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो और मुश्किल हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। इसी तरह और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा +2 से +3 बनाना, क्योंकि इस पे +2 चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकालना पॉजिटिव से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन प्रोटॉन्स का ज्यादा है। तो यहां पर ट्रेंड क्या हो जाएगा बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। इस तरीके से हमने नीट 2017 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और बने रहिए साथ में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाते रहेंगे अपन। चलिए मेरे को बताइए, आपको जेई में आया हुआ क्वेश्चन कराता हूं। जेई में आया हुआ क्वेश्चन, जेई में क्वेश्चन आया था विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। ए ऑप्शन, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंड ऑप्शन, ionization energy second of oxygen is greater than ionization energy second of nitrogen. C option, ionization energy first of oxygen is equal to ionization energy second of nitrogen. D ऑप्शन है A and B both। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, A B C D। कितने बच्चे कह रहे हैं A सही है, कितने बच्चे कह रहे हैं B सही है, और कितने बच्चों को लग रहा है C सही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है फर्स्ट नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड निकालनी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। तो हम कंपैरिजन करते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर कंपैरिजन करेंगे। सक्सेसिव कंपैरिजन करेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पर हमने लिया नाइट्रोजन, यहां लिया हमने ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p3 और ऑक्सीजन का होता है 2p4। किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, p3 में से या p4 में से? भाई p3 तो हमने पहले बात कर चुके हैं, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो p4 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमने दी फर्स्ट, और यहां पर भी ऑक्सीजन को दी हमने आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन जाएगा यहां पर O+, और यहां क्या बन जाएगा N+। ठीक है बच्चों। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें उल्टा लिख दिया।
अपन बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसने उल्टा लिख दिया आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड की। अब यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है P2 N प्लस का, और यहां पर O प्लस का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है P3। अब बताओ कौन सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, P2 या P3, P2 या 3? P3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, यानी O प्लस से O+2 बनाना मुश्किल है। आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड हाई होगी O प्लस की, जबकि यहां पर P2 है तो N+2 बनाना आसान है, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड कम होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ ऑक्सीजन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन सेकंड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ नाइट्रोजन। अब ये ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। भाई ये जो सेकंड ऑप्शन हमने लिया है यहां पर दिख रहा है हमें बी भी सही है, बी भी सही है। अब सी की बात करें कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ नाइट्रोजन, ये बात गलत है, गलत है, ये बात गलत है। ये कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट, यानी इसकी ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो P4 से P3 बनाने में गई थी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ऑफ नाइट्रोजन के बराबर है, यानी इसके बराबर है N प्लस से N+2 बनाने के। क्या बात सही है, क्या बात सही है? P2 से P1 बनाने में ये एनर्जी खर्च हुई है और ये P4 से P3 बनाने में एनर्जी खर्च हुई है, तो ये यहां पर ये बात तो गलत है, क्योंकि ये एनर्जी P4 से P3 बनाने में खर्च हुई है और ये P2 से P1 बनाने में खर्च हुई है। तो डी ऑप्शन देखिए, ए और बी बोथ ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ए और बी सही है, कंपैरिजन करके हमने देख लिया है यहां पर, ठीक है बच्चों। अब लास्ट आज के लिए क्वेश्चन करिए। हाँ, which is correct? Which is correct? बताइए। ए ऑप्शन, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट फॉर मैग्नीशियम इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज greater than ionization energy second for magnesium. Third option, ionization energy second is greater than ionization energy फर्स्ट फॉर मैग्नीशियम, डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन?
द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर मैग्नीशियम इज आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, या आप इसको ऐसे कर लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी 1 2 3 4 कौन सा सही है? 1 2 3 4 जल्दी से बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये है मैग्नीशियम। क्या है ये? मैग्नीशियम। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, -1 इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी दूंगा मैं? 1। क्या बनाया मैंने? Mg+। फिर मैंने Mg+ से क्या बनाया? Mg+2 बनाया। यहां पर बना एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड दी होगी। ठीक है। इसी तरह अगर मैं Mg+2 से Mg+3 बना रहा हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, लेकिन फिर भी हम बना के देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड और ए इलेक्ट्रॉन माइनस। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रेटर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए सेकंड से और थर्ड से। बताइए, सॉल्व करिए भाई, बताइए फटाफट। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये सक्सेसिव आयनाइजेशन का ही प्रोसेस है भैया। पहली जो हमने इलेक्ट्रॉन निकाल के आयनाइजेशन एनर्जी दी वो न्यूट्रल एटम में से थी, वो न्यूट्रल एटम में से थी भाई, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था। फिर Mg+ में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा Mg+2 बनाने के लिए, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ चुके हैं, यहां पर अट्रैक्शन बढ़ चुका है, तो यहां पर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी Mg+2 बनाने के लिए। Mg से Mg+ बनाना आसान था, Mg+ से Mg+2 बनाना मुश्किल है, और Mg+2 से Mg+3 बनाना इम्पॉसिबल है ना, नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही बढ़ता है, वो तो है ही बात। तो यहां पर हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, है ना भाई। भाई Mg+ बनाना आसान था, Mg+2 बनाना मुश्किल है, और Mg+3 बनाना और ज्यादा मुश्किल है। तो जो चीज मुश्किल है उसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, जो इजी है उसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो यहां पर थर्ड प्रोसेस आयनाइजेशन एनर्जी 3 ज्यादा होगी सेकंड से, सेकंड ज्यादा होगी फर्स्ट से। तो ऑप्शन देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर मैग्नीशियम इज इक्वल टू, इक्वल की तो बात ही नहीं है भाई, इक्वल तो कोई होगी ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन ए कट गया। आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ये गलत बात हो गई, उल्टा कह दिया इसने, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट फॉर मैग्नीशियम, इट इज राइट, थर्ड ऑप्शन इज राइट, करेक्ट। द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर मैग्नीशियम, हमने ऑर्डर क्या देखा, मैग्नीशियम के लिए क्या होना चाहिए ऑर्डर, ये होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी 3 ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से, और यहां क्या दे रखा है इसने, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज्यादा है सेकंड से, सेकंड ज्यादा है थर्ड से, ये उल्टा दे रखा है ऑर्डर, ये गलत है, थर्ड ऑप्शन सही है भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करे, नीट और जेई के, और कॉन्सेप्ट भी समझा, आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है, धन्यवाद।